शॉर्ट में मैं प्लान बताता हूँ आपको, जो नए लोग हैं उनके लिए। देखिए, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का एसेट है। जैसे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, लाइक एफडी में पैसे डालते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जमीन खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट की नजर से। उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी भी हमारे लिए एक क्या है, एक इन्वेस्टमेंट एसेट का वोलेटाइल होता है। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, टॉपिक सभी के लिए नया है, तो इसको समझना जरूरी है कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम्स भी होते हैं। स्कैम जनरली सारे फील्ड्स में होते हैं, लेकिन जो ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है मार्केट में, उसी से रिलेटेड स्कैम ज्यादा चलते हैं। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, पहले आप इसको समझिए। तो इसी को समझाने के लिए हम जनरली प्रेजेंटेशन करते हैं जूम में, क्रिप्टो का अवेयरनेस के लिए। तो इसको हम हमारे ओरिजिन एलजीएनएस के एग्जाम्पल से समझेंगे कि रियल क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे होता है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है, वो दुनिया में जो भी क्रिप्टो है वो बना किसमें है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी कब आया वजूद में? 2008-9 में बिटकॉइन नाम का एक पहला क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ, और क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो इसका इन्वेंशन क्यों हुआ? तो दुनिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन करना पड़ा? तो देखिए, जो बिटकॉइन था, उसकी क्रिएटर का क्या विजन था? उसने ये कहा कि जब कभी भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है, वॉर सिचुएशन होती है या फिर मार्केट क्रैश होता है, तो सबसे ज्यादा आम आदमी का लॉस होता है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो संपत्ति है, जो एसेट है, हर चीज सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर किया जाता है, और आम पब्लिक जो है उसके पास में कोई स्वतंत्र इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। लाइक उनका ये कहना था कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड है। जमीन जो लैंड रिकॉर्ड्स होती है वो भी सेंट्रलाइज्ड है। हम बैंक में एफडी कराएं या बैंक में हम अपना गोल्ड लॉकर में रखें, वो भी सेंट्रलाइज्ड है। तो एक आम आदमी के पास में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का जिसको वो अपने पास रख सके। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे मान लीजिए दो कंट्री के बीच में वॉर चल रही है, युद्ध हो रहा है, और कोई आदमी 100-200 करोड़ का भी बंदा होगा, तो वो भी किसी दूसरी कंट्री में मूव नहीं कर सकता बिना वहां के गवर्नमेंट के परमिशन के, क्योंकि वो अपना पैसा कैसे मूव करेगा, वो अपनी फैमिली को कैसे वहां से लेके जाएगा, या फिर वो किसी दूसरी कंट्री में मुसीबत में पड़े अपने परिवारजन या अपने दोस्त की हेल्प भी नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के। तो आम आदमी के पास में एक इन्वेस्टमेंट का एक विकल्प होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो, और उसका कंट्रोल किसी भी दुनिया के किसी गवर्नमेंट के पास में ना हो। वो अपना खुद का पैसा किसी को कभी भी भेज सके, या अपना खुद का पैसा कभी भी कहीं भी लेके जा सके। तो बिटकॉइन एज एन ऑप्शन उसने बनाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, और ये आइडिया पूरी दुनिया को इतना पसंद आया कि आज बिटकॉइन वर्ल्ड का 6th नंबर का सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट्स का, मतलब नॉट ओनली और इंडियन गवर्नमेंट, ओवरऑल जो है वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स का नुकसान हो रहा था। तो इसका शुरू में बहुत ज्यादा विरोध किया गया, कोई कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही थी इस कॉन्सेप्ट को, बट जनता ने एक्सेप्ट किया और पूरी पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। और आज की डेट में सारी गवर्नमेंट्स है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स है, वो भी धीरे धीरे क्या कर रही है, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी है। राइट। तो अब क्या हुआ, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसी को यूज करते हुए दूसरे और भी प्रोजेक्ट्स आए। उसी में से एक आया इथेरियम। तो इथेरियम ने क्या किया, उसने बना दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? जो जब टर्म्स एंड कंडीशन मैच करता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है ना। जैसे एटीएम मशीन ऑटोमेटिकली चलता है, और ऐसे बहुत सारे रोबोटिक टाइप के जो काम है, जो कमांड्स जो है हम देते हैं कंप्यूटर को, और वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसी प्रकार का कमांड जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फिट कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको यहाँ पे कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? इथेरियम। तो इथेरियम आज 2nd नंबर का सबसे बड़ा टोकन है, कॉइन है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। राइट। और ये जब आया तो उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या पूरी दुनिया में अलग तरीके का बदलाव आना शुरू हो गया। अगर आज आप गूगल में टाइप करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजेस, तो आपको दुनिया के सारे सेक्टर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होना शुरू हो चुका है, ये आपको दिख जाएगा। हर सेक्टर को डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाना शुरू हो गया है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका आने वाला फ्यूचर आपको दिखा रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसमें बदलाव आया, और आने वाला फ्यूचर इसमें क्या बन रहा है।
ठीक, जैसे आज हम हमारे आसपास में हम एआई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं आम जिंदगी में, तो उसी प्रकार ये क्रिप्टो करेंसी है और इसका आने वाला क्या फ्यूचर है वो मैंने आपको शो किया। राइट, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो जनरली किसी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट को हम चेक कैसे करते हैं? अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के प्रोजेक्ट को चेक करने के कई अपने अपने तरीके होते हैं, है ना। कुछ लोग सिर्फ सर्टिक्स का रिपोर्ट देख लेते हैं, कुछ लोग डेक्स स्क्रीनर का रिपोर्ट देख लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, देखना सभी चीजों को चाहिए। और सभी चीजों को देखने के बाद, जैसे हम गोल्ड खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से चेक करते हैं। कुछ लोग चौहद्दी भी देखेंगे जमीन खरीदने के टाइम, कुछ लोग गोल्ड का हॉलमार्क बिल भी देखेंगे, लेकिन उसको अपने स्टाइल से भी उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी को चेक करने का 4 पैरामीटर होता है। पहला होता है कि उस क्रिप्टो करेंसी का यूज केस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, तो वो ऐसा कौन सा ग्लोबल सर्विस देने वाला है दुनिया को जिसको लोग यूज करेंगे, पहला चीज ये। दूसरा, उसके अंदर की प्रोग्रामिंग, टोकोनॉमिक्स, कि क्या सच में उस वैसी प्रोग्रामिंग हुई है जैसा वो अपने आप को बता रहा है, ठीक है। और तीसरा, डाओ कम्युनिटी। डाओ कम्युनिटी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी बड़ी है, कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग और बड़ी है। क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी जब प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी का आता है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करता, उसको पब्लिक सपोर्ट करती है। तो डाओ कम्युनिटी कितनी मजबूत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में। और चौथी चीज है लिक्विडिटी कैसी है उस प्रोजेक्ट में। लिक्विडिटी का मतलब है बाइंग और सेलिंग, कि अगर आप कल को बाय करने जा रहे हो तो आपको तो टोकन मिल जाएगा, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो आपका टोकन मार्केट में बिक भी जाना चाहिए। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ टमाटर का। आप 100 एकड़ में टमाटर की खेती करिए, आप पूरा टमाटर सेल कर लोगे। लेकिन अगर आप 100 एकड़ में कोई ऐसा खेती कर रहे हो जिसका मार्केट में डिमांड ही ना हो, जैसे मान लीजिए लेमन ग्रास आपने लगा दिया, या फिर आपने ड्रैगन फ्रूट लगा दिया जिसको लोग कम जानते हैं, जिसका डिमांड मार्केट में बिकेगा नहीं वो, तो आपको परेशानी होगी, लिक्विडिटी वहां पे कमजोर हो जाएगी, तो है ना। तो लिक्विडिटी चेक किया जाता है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारा मैं जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ओरिजिन का। तो ओरिजिन को अब आप इन चारों पैरामीटर के नजरिए से पहले समझिए। सबसे पहले ओरिजिन हमको क्या दे रहा है, इसका यूज केस क्या है। ओरिजिन एक Web3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रहा है वर्ल्ड में। Web3 इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ, जब हम नया जब इंटरनेट आया था दुनिया में तो हम वेबसाइट यूज करते थे, Web1 था वो, वेबसाइट, ठीक है। हम उस जमाने में सिर्फ आर्टिकल्स को रीड कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे। उस टाइम HTML का जमाना था। जो भी थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी या टेक को समझते हैं, ज्यादातर 80-90% आज की डेट में तो लोग समझते ही हैं। तो उस जमाने में वेबसाइट्स में हम चीजों को सिर्फ पढ़ सकते थे, लिख नहीं सकते थे। फिर Web2 की दुनिया आई जिसको अभी तक हम यूज कर रहे हैं। Web2 में हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा काम हम Web2 की दुनिया में कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो हम जो आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारा चीज जो हम चलाते हैं ये Web2 में बना हुआ है। और इसमें एक ही डिसएडवांटेज है Web2 में कि आपको आपका पूरा का पूरा ओनरशिप नहीं मिलता है। यानी कि अगर आज आपने YouTube में अपना एक चैनल बना लिया है, फेसबुक पे अपना एक अकाउंट बना लिया है, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए आप फ्री है, आप वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेहनत करके YouTube में 1 से 2 लाख फॉलोअर्स बना लिया आपने और वहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो भी YouTube के पास में उनके पास एक पावर है, वो आपका चैनल कभी भी डिलीट कर सकते हैं, कॉपीराइट इशू या कुछ भी चीज बता के, राइट। तो वो Web2 का एक लिमिटेशन है। तो Web2 का जो लिमिटेशन है वही Web3 का प्लस पॉइंट बन चुका है। Web3 की दुनिया में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अकाउंट आप क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर ओनरशिप भी आपको मिल जाता है। आप अब जो क्रिएटर है वो चाह के भी आपका अकाउंट को कुछ नहीं कर सकता। तो ओरिजिन जो है वो Web3 इंटीग्रेटेड है, यानी कि Web3 का प्रोडक्ट है। यहाँ पर ओरिजिन में अगर आपने खाता खोल लिया है, आपका जो वॉलेट है वो Web3 में है, तो अब आपका इस वॉलेट को क्रिएटर हो या आपका जो भी थर्ड पर्सन है वो इस दुनिया में आने के बाद अब वो उसको हटा नहीं सकता, वो आपके हाथ में है वो, ठीक है। तो ये Web3 का पावर है। अब फाइनेंशियल इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ, ओरिजिन एक ऐसा ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है जो कि दुनिया में अभी है ही नहीं। जैसे बैंक्स तो है, पूरे वर्ल्ड में बैंक्स हैं,
और बैंकिंग के सारे ऑपरेशंस भी चल रहे हैं और सारे वही सारे फैसिलिटीज ओरिजिन हमको देगा। लेकिन इसमें सबसे मेन डिफरेंसेस क्या है, उस चीज को अगर मैं आपको बताऊं तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंक होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंक होगा, ठीक है, जो कि ग्लोबली हमको सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे आज हम इंडिया में कोर बैंकिंग यूज करते हैं। कोर बैंकिंग का मतलब अगर मेरा अकाउंट है यहाँ छत्तीसगढ़ में है, तो मैं दिल्ली में, मैं केरला में, मैं कोलकाता में, मैं कहीं भी अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ, पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, मंगा सकता हूँ। बट अगर मुझे ग्लोबल ट्रांजेक्शन करना होगा तो उसके लिए मुझे पेपर वर्क की जरूरत पड़ेगी। मैं आराम से बैठे बैठे मोबाइल से पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता दुनिया में किसी कोने में, और उन चीजों में मुझे एक अलग से चार्जेस भी लगेंगे और मैं मनमाना पैसा मंगा भी नहीं सकता, ना ही मैं भेज सकता हूँ। लिमिटेशन है वहां पर भी। जितना सेंट्रलाइज सिस्टम मुझे अलाउ करेगा, मैं सिर्फ उतना ही पैसा किसी को भेज सकता हूँ या कहीं से मंगा सकता हूँ, ठीक है। और उनको रीजन भी बताना पड़ेगा और मल्टीपल पेपर वाले वर्क भी हो जाएंगे मेरे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और चार्जेस भी बहुत कट जाते हैं। लेकिन अगर एक ग्लोबल सिस्टम आ गया जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो आप सोचिए सारा बैंकिंग का काम आपका वर्ल्ड वाइड हो सकता है बिना किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए, और कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं करेगी और ना ही कोई डिस्टरबेंस होगा। आप जितना चाहे उतना पैसा मंगा भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, और आप जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज है, इंक्लूडिंग लोन लेंडिंग है या कोई भी चीज है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डेक्स स्क्रीनर से रिलेटेड है, एक्सचेंज से रिलेटेड है, वॉलेट से रिलेटेड है, सारा का सारा ऑपरेशन आप कर सकते हो। ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडरी चीज, ये सिस्टम जो है ये टोटली ब्लॉकचेन और एआई बेस्ड रहेगा। मैनुअली यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा। ये पूरा, इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं रहेगा, ये एप्लीकेशन पे पूरी दुनिया में ये बैंक चलेगा। और डाओ कम्युनिटी इसकी ऑनर है। डाओ कम्युनिटी इसकी ऑनर है का मतलब जो क्रिएटर था जिसने इसको बनाया, एनओबी फाउंडेशन ने इसको फंडिंग की और क्रिएटर्स ने इसको बनाया। और आज इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में डाओ कम्युनिटी में डिप्लॉय कर दिया है। मतलब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊं, मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ का जमीन है और मैं किसी समिति का सदस्य हूं, और मैंने अपने उस जमीन को उस समिति को के नाम कर दिया, तो अब उस जमीन का मालिक कौन बन गया? समिति बन गई। और अब उस जमीन में जो भी काम होगा, मान लीजिए वहां पे सामुदायिक भवन बना दो, शादी भवन बना दो, लोगों के पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड वहां पर कुछ एक्टिविटी करो, जो कुछ भी आप वहां पर होगा वो सारा का सारा उसका कर्ता धर्ता, उसका जो भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी जो अर्निंग है, सब में अधिकार या फैसले का अधिकार किसका होगा? उस समिति का होगा। तो उसी प्रकार डाओ कम्युनिटी जो है वही हमारे ओरिजिन का ऑनर है। कम्युनिटी यानी कि आप और मैं अगर यहाँ पर एलजीएनएस को स्टैक करते हैं तो हम भी इसके ऑनर बन जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। जैसे शेयर मार्केट में हम अगर शेयर खरीदते हैं उसी प्रकार से। तो अब डाओ कम्युनिटी इसकी ऑनर है, मैनुअली ये चलेगा नहीं। और एआई का क्या काम रहेगा यहाँ पे? जैसे हमको कभी कोई क्वेरी आई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन करना पड़ेगा, कुछ जानकारी चाहिए, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, तो एआई टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी से हम आजकल चीजों को पूछते हैं, वैसे ही आप वहां पे यूज करके यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं कि करना क्या है करके। तो ऐसे करके ये सिस्टम चलेगा। इससे फायदा क्या होगा? ये जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जैसे बिटकॉइन ने दुनिया को पहला डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी दिया, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो वैसी ओरिजिन क्या दे रहा है हमको? ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम दे रहा है, जो कि टेम्पर प्रूफ रहेगा, फुल्ली ऑटोनोमस रहेगा, सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा और फेयर रहेगा। ये लोगों की वेल्थ प्राइवेसी को मेंटेन करेगा और ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है उसकी भी रिस्पेक्ट बना के रखेगा। क्योंकि कभी कभी ईएमआई जब नहीं पड़ता है लोगों का तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और लोगों को पता भी लग जाता है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हो गई है करके, तो वो प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगा। ये इस कॉन्सेप्ट में ग्लोबल प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो इसका विजन आप थोड़ा सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर एक सिंगल ऐसा बैंक चलेगा तो ये कितना फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। आज इस प्रोजेक्ट को में भी हो सकता है कि मीटिंग में आए कुछ भाई बंधु को शायद अभी मेरी बातें मजाक लग रही हो, या आपको समझ में ना आए, या आप इसको बिलीव ही नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आज से 20-25 साल पहले ही आप चले जाइए, तो उस जमाने में अगर कोई पेटीएम फोन पे की बातें करता, उस जमाने में अगर टच स्क्रीन मोबाइल की बातें करता, इंटरनेट 5G की बातें करता, या ये एआई टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी की बातें करता, तो शायद बहुत लोग नहीं मानते उस चीज को। तो आज जो मैं बातें कर रहा हूँ वो भी इसी टाइप की कुछ है। हो सकता है अगले 5 साल या 10 साल में इतना ज्यादा लोगों को
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को समझाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, जब भी कोई इन्वेंशन होता है, वो हवाई जहाज हो चाहे पानी का जहाज हो, उसके लिए किसी के दिमाग में आइडिया आता है, कोई विजन होता है और उसको फिर क्या करते हैं, उसको वजूद में लाया जाता है। तो अगर हम सोचेंगे कि एक टीन का डब्बा, बहुत बड़ा लोहे का जहाज हवा में उड़ेगा या पानी में चलेगा, तो किसी जमाने में जब पानी में पॉसिबल कैसे होता, हवा में उतना भारी भरकम जहाज कैसे उड़ता, पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज ये सब हम देख रहे हैं इसलिए हम मानते हैं। लेकिन वही है, चीजों को अगर आप फ्यूचरिस्टिक है तो आपको अभी से उन चीजों को थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आने वाले टाइम पे हो सकता है टाइम मशीन भी बन जाए, हम टाइम ट्रेवल करें। इंसान का दिमाग बहुत तेज है और खतरनाक है, कुछ भी इन्वेंशन हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, और 1% भी अगर चांस है कि ऐसा ये ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम ला सकता है, तो सोचिए कितना अल्टीमेट प्रोजेक्ट होने वाला है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब उसके बाद इसका टोकोनॉमिक्स को हम समझेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है, इस पे काम तो बहुत टाइम से हो रहा था। इसके अगर आप देखोगे, इसका जो ट्विटर हैंडलर है और या फिर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कम्युनिटी है, वो काफी पुरानी कम्युनिटी है। लेकिन एक्चुअल में ये डेक्स स्क्रीनर में लिस्टेड हुआ मार्च 2024 पे, और ये इसके अंदर में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है इस प्रोजेक्ट में, और पॉलीगॉन बेस्ड है, और ये डाई के साथ इसके पेयरिंग है, और ओनरशिप मैंने जैसे बताया डाओ कम्युनिटीज की ओनर है। ओके, तो अभी इसका, इस प्रोजेक्ट में 3 कॉइन और टोकन का यूज किया गया है। पहला है LGNS, जो कि एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी है ना। ये AMM टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी प्रोजेक्ट को बता रहा हूँ ताकि लोगों को इसके प्राइस से रिलेटेड भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर सकूं। तो LGNS एक टोकन है जो कि गवर्नेंस टोकन है, जो कि पूरा इस प्रोजेक्ट को गाइड करेगा, इस प्रोजेक्ट को चलाएगा। ये कोर टोकन है इसका। उसके बाद इनका खुद का स्टेबल कॉइन ए है, जिसको स्टेबल कॉइन मतलब होता है जो कि डॉलर के इक्विवेलेंट होता है, और इसका ट्रेजरी बैकअप 1:1 के बेसिस पे USDT पे इसको बनाया जाएगा। और NOV जो है वो इसका ब्लॉकचेन रहेगा, जिसकी सप्लाई बिटकॉइन के बराबर रहेगी, और ये प्राइवेसी पब्लिक चेन ब्लॉकचेन रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिन हमको लगभग ये 18 सर्विसेज जो है वो हमको प्रोवाइड करेगा। ये सारा इसके एप्लीकेशंस में लिखा हुआ है, ये सारे जो सर्विसेज है वो ओरिजिन हमको ये प्रोवाइड करेगा। ओके, अब उसके बाद अगर मैं स्वॉट एनालिसिस में करूं तो स्ट्रेंथ इस प्रोजेक्ट का क्या है, इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा विजन है। आने वाले टाइम पे ये 100-200 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसकी बहुत बड़ी डाउ कम्युनिटी है। आज की डेट में लगभग 18.5 लाख लोग होल्डर काउंट्स है इसके। उसके बाद लिक्विडिटी हाईएस्ट है, अच्छी खासी लिक्विडिटी है नए प्रोजेक्ट के हिसाब से, और ये शुरू से जैसा ये चल रहा है वैसे ही चल रहा है अभी। और 20-21 महीने से प्रोजेक्ट आराम से चल रहा है बिना कोई परेशानी के, और पिछले लगभग अब ये 2 साल होने को आ जाएगा इस प्रोजेक्ट को। अगर इसको रग पुल करना रहता है तो ये कर चुका होता। और कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब क्या चलेगा, मैच्योर हो गया है, 20 महीने से चल रहा है, अब ये वो ग्रोथ नहीं देगा। तो भाई लोग, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बिटकॉइन इथेरियम अभी भी चल रहा है। जिसने बिटकॉइन को $1000 में खरीदा था वो भी बहुत पैसे बनाए हैं, जिसने 30,000 में खरीदा था या 50,000 में खरीदा था उसने भी बहुत पैसे बनाए, और अभी भी लोग उसको ले रहे हैं। तो रियल अच्छा जो क्रिप्टो करेंसी है वो 20 महीने में तो अपनी मैच्योरिटी शो करता है कि मैं रियल क्रिप्टो करेंसी हूँ, और मेरे पे बिलीव करिए, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, वो अपने आप को बता रहा है। और अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डाउ कम्युनिटी 18-18.5 लाख लोग हैं यहाँ, तो क्रिप्टो करेंसी में ये बहुत बड़ा फिगर है। बट अगर आप वर्ल्ड के इसके यूज केस के हिसाब से आप देखोगे तो दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। तो सोचिए कि कितने सारे होल्डर काउंट्स यहाँ हो सकते हैं। सिर्फ 18.5 लाख लोग हुए हैं यहाँ डाउ कम्युनिटी में। तो प्रोजेक्ट में तो अभी मैं कहता हूँ स्क्रैच भी नहीं लगा है, तो इसका पन्नी भी नहीं खुला है इस प्रोजेक्ट का। अनबॉक्सिंग अगर आप कर रहे हैं इसको तो बहुत दम बाकी है इस प्रोजेक्ट में। और रिटर्न की बात करोगे, अभी भी 800% का APY दे रहा है, यानी कि साल में 8 गुना आपका पैसा ये दे रहा है। और कितना रिटर्न चाहिए आपको? आप क्या चाहते हैं 1 घंटे में 800% मिल जाए आपको? अरे हम इंसान है, हमारी लाइफ भी 50 से 100 साल के रेंज में चलती है, एवरेज 70-80 साल की लाइफ है। हम कोई वो इंसेक्ट थोड़ी ना जो 24 घंटे में हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, कि आज जिए हैं और कल हम खत्म हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी रिटर्न, हमारी एज के हिसाब से हम अपने रिटर्न को कैलकुलेट करिए ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब भी होता है ना 3 से 5 साल आपको होल्ड करना चाहिए, राइट? तो आप अगर LGNS में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज आपने अगर पैसा लगाया तो एटलीस्ट 3 इयर्स का तो आप विजन रखिए।
आप एफडी भी कराते हो तो 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का करते हैं। हम म्यूचुअल फंड एसआईपी भी लेते हैं तो 2 साल, 3 साल, 5 साल का लेते हैं। जमीन या सोना भी आप खरीदते हो तो 5 से 10 साल आप होल्ड करके बाद में बेचूंगा सोचोगे आप। लेने के बाद तुरंत थोड़ी ना हम ये सब फैसले लेते हैं, और हम थोड़ी ना देखते हैं कि अभी सोना का रेट गिर गया है, सोने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीजें। फिर भी अभी रेट को हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं एक जनरल वो बता रहा हूँ कि मेंटलिटी कैसी रखनी चाहिए यहाँ पे। ओके। और ओरिजिन प्रोजेक्ट है वो फॉरएवर है हमारा। वीकनेस क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन है। हम ना अपने आप को एजुकेट करने में ध्यान कम देते हैं, हम लोगों की कहा सुनी में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एजुकेशन पे ध्यान देना है। प्रॉपर यूज केस समझ जाइए क्या है कैसा है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी क्या है? क्रिप्टो वेव अभी चल रहा है। क्रिप्टो वेव अगर मैं इसकी बात करूं, आज से 40 साल पहले लैंड और गोल्ड का वेव चल रहा था। आज से 40 साल पहले जमीन हमको 5,000 रुपए एकड़ में मिल जाता था, जो हमारे बाप दादा खरीदे, और जो नहीं खरीदे वो बताते हैं कि हमारे टाइम पे यहाँ पर जमीन 5,000 रुपए एकड़ में मिल रहा था। उस टाइम ले लेता तो आज लाखों करोड़ों का हो जाता। तो उसी प्रकार अभी एलजीएनएस जो है या क्रिप्टो में वैसा चल रहा है। आप 5-10 हजार, 20,000, 50,000 रुपए आपका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है, और 40 साल वेट करना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 4 साल में वो चीज हो जा रहा है। आप सिर्फ एलजीएनएस का में अगर आपने आज 10,000 रुपए लगा दिया और 4 साल आप होल्ड कर लोगे तो वही आपका 5 से 10 करोड़ आपका बन जाएगा, क्योंकि साल का 8 गुना वो आपको दे रहा है वो। तो उसी स्पीड से आप कंपाउंडिंग करके चेक कर लीजिएगा, वो 4 साल में आपको अराउंड 10 करोड़ के आसपास तक का रिटर्न आपको बना के दे देगा। 5 करोड़ तो मिल ही जाएगा। तो 10,000 रुपए का मैं कहता हूँ 1 करोड़ या 50 लाख रुपए भी बन गया ना, तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल गया है, वो भी 4 साल के अंदर। तो बहुत सारी चीजें आपका ड्रीम पूरा हो सकता है उसमें, राइट। और प्रोजेक्ट अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो अब प्रोजेक्ट जो है वो 3 टाइप का रिवॉर्ड देता है, ठीक है। आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हर 8 घंटे में 0.2% के स्पीड से, एक रेंज है इसका, उस रेंज में आपको डेली 3 टाइम्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है और कंपाउंड होता जा रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहो तो डाउ कम्युनिटी भी बना सकते हो। उसके लिए कोई अलग से कोई आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं। आपने यहाँ पर 10,000 रुपए से आपने इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद आप चाहो तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह लोगों को गाइड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए बता सकते हो, और आप अपना खुद का डाउ कम्युनिटी यहाँ पे बना सकते हो। और डाउ कम्युनिटी आप बनाओगे तो यहाँ पर V1 से लेके V6 तक की रैंकिंग है। V1 में आपको 1.5 करोड़ का बिजनेस डाउ कम्युनिटी बनानी है, V2 में आपको टोटल 4.5 करोड़ का कम्युनिटी बनाना है, ठीक है। और V3 में ये आपका हो जाता है अराउंड 9 करोड़, V4 में आपको होता है 15 करोड़, और V5 में होता है 30 करोड़, और V6 में होता है 90 करोड़। तो इतने की कम्युनिटी आपकी बन जाएगी, और उसके बेसिस पे आपको और एक्स्ट्रा एलजीएनएस एज अ रिवॉर्ड मिलता है, जो कि होता है V1 में आपको पर डे का एवरेज 10 एलजीएनएस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और वहां से शुरुआत होकर V6 में 1000 एलजीएनएस भी मिलते हैं दिन के। ये आपको एक्स्ट्रा और अर्निंग मिल जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। मैं आपको, क्योंकि मैं अपने आप को एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, मैं क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूटर, एलजीएनएस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही अपने आप को मानता हूं और समझता हूं, और उसी तरीके से गाइड करता हूं। तो ये हमारा पर्सनल खुद का स्ट्रेटजी है। मेरे पास 2 स्ट्रेटजी है, एक जिसको मैंने नाम दिया है एपीएल योजना और बीपीएल योजना। तो ये स्ट्रेटजी 1 है जिसको मैंने बीपीएल योजना का नाम दिया। बीपीएल मींस बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपए के टोकन्स खरीद लीजिए। जब मैंने ये पीपीटी बनाया था उस टाइम 10,000 रुपए में अराउंड 10 टोकन मिलते थे। अभी 10,000 रुपए में 13-14 या शायद 15-16 टोकन आपको मिल जाएंगे। ये और अच्छी बात है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, राइट। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आपको करना क्या है, 10,000 रुपए बस आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 6 महीना आप होल्ड कर लीजिए। 6 महीने के बाद में आपने जो अपना कैपिटल लगाया हुआ है उसको चाहो तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको रिस्क उसका भी नहीं लेना है तो। 6 महीने में आपने अपना जब एक बार कैपिटल निकाल लिया यहाँ से, तो बचा हुआ जो टोकन है उसको अगले 3.5 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो वो आपको एक अराउंड 10 करोड़ के आसपास का रिटर्न आपको दे देगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो वो 10,000 रुपए को ही पूरा 4 साल के लिए छोड़ सकते हो। तो ये एक लोवेस्ट रिस्क लेके आपको एक बड़ा रिटर्न कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, जिसको मैंने बीपीएल योजना का नाम दिया है।
उसके बाद एपीएल योजना है मेरे पास एक, अबव पुअर्टी लाइन, यानी कि इस योजना को हमको कैसे देखना है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा वो बता रहा हूँ। इससे आपको मंथली अर्निंग हो सकती है और लॉन्ग टर्म में एसआईपी भी होगा आपका। तो इसमें माइंडसेट अच्छा, और इसमें भी रिस्क है 6 मंथ्स का ही है, आपका इन्वेस्टमेंट में 6 मंथ्स का रिस्क है, और दोनों कंडीशन में आपका 6 मंथ्स का ही रिस्क है। तो इसको आपको कैसे समझना है और आपका माइंडसेट आपको कैसे रखना है कि जैसे हम बिजनेस जब करते हैं, कोई भी बिजनेस मॉडल हम देखते हैं रियल लाइफ में, जैसे हम चाय का की टपरी आप लगा लीजिए, गुपचुप का ठेला लगा लीजिए, पान ठेला बना लीजिए, छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल लीजिए, हर एक बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट लगता है 2 से 5 लाख 10 लाख रुपए का, और बड़ा बिजनेस है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इन्वेस्टमेंट लगता है किसी भी बिजनेस में, दूसरा उस बिजनेस को सेट करने में साल 6 महीने का वक्त लगता है, और तीसरा उस बिजनेस का फेल होने का भी एक रिस्क भी रहता है। तो यहाँ पर आपको बिजनेस माइंडसेट रखना है। बिजनेस माइंडसेट में आप उस बिजनेस को करने में जितना कैपिटल आप लगा सकते हैं उतना ही लगाना है, और उतने का ही रिस्क लेना है जितने में आपको, अगर बिजनेस फेल होने में आपकी लाइफ रिस्क में नहीं आनी चाहिए उस लेवल का। अगर आप यहाँ 2 लाख रुपए लगाने में कंफर्टेबल है तो सिर्फ उतना ही लगाइए, अगर आप 10 लाख रुपए में कंफर्टेबल है तो आप उतना ही लगाइए, ठीक है। और अगर आपने जब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पे सपोज यहाँ पर जो एग्जांपल है 200 टोकन का है, 2 लाख रुपए में 200 टोकन उस टाइम आ जाते थे, अभी तो शायद 300 टोकन आ जाएंगे। तो 2 लाख, अगर आपने 200 टोकन आज की तारीख में आपने स्टेक कर दिया, आज है 13 दिसंबर, नहीं सॉरी 14 दिसंबर है, तो अगर आज आपने स्टेक कर दिया तो अगले महीने 14 जनवरी को आपके वो टोकन बढ़ के 240-45 टोकन हो जाएंगे। तो जो नया टोकन आपका बना है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, नया टोकन जो आपका बना उसको लीजिए आप, ऐसे करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो नया टोकन जो आपका बनेगा उसमें से 80% हर बार आपको बेच देना है और 20% को एसआईपी कर देना है, यानी कि नेक्स्ट मंथ के लिए छोड़ देना है। तो ऐसे करते हुए 6 महीने में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे कहीं ज्यादा टोकन आप सेल कर चुके होंगे। आप 2 लाख से इस काम को कर सकते हो, 5 लाख से भी कर सकते हो, 10 लाख से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली खुद इसी स्ट्रेटेजी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो अपना पैसा लगाया उसका हर महीने एक डेट को उतना 80% टोकन में सेल कर देता हूँ और 20% को यहाँ पे री इन्वेस्ट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। उससे मेरा वेल्थ भी क्रिएट होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो 7वें महीने में आपने जितना भी पैसा यहाँ पे लगाया उससे कहीं ज्यादा टोकन आपका यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा, और हर महीने आपकी इनकम बढ़ती भी चली जाएगी और हर महीने आपका वेल्थ भी क्रिएट होता चला जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 2 ही स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताया, ज्यादा पैसे नहीं है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए जो बीपीएल योजना है, और अगर पैसे ठीक ठाक है आपके पास और आपको मंथली अर्निंग भी चाहिए, आपको आपका आप जो भी पैसे कमा रहे हैं जॉब करके या बिजनेस करके, उसमें आप चाहते हैं कि 30-40 हजार महीने का मेरा इनकम बढ़ जाए तो मेरे को सपोर्ट हो जाएगा, मेरे कुछ ईएमआई पटना भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपकी रिस्क क्षमता के हिसाब से यहाँ पर 2 से 5 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे का देखा सीखी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप अपनी कैपेसिटी क्षमता चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करिए अपने रिस्क पे, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये प्रोजेक्ट वेरीफाइड है, बिग विजन है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट में ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है ये, ठीक है। और क्रिप्टो अभी भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, तो इतना ही यहाँ पे रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना है जितने में आपको डर ना लगे, जितने में आपका मन ना घबराए, जितने में आपको खास फर्क ना पड़े। घर द्वार बेच के यहाँ पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। सब कुछ बेच बाच के पूरा रिस्क ले लिया, अब तो मेरा जीवन ओरिजिन में ही डिपेंडेंट है, ऐसे काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। स्मार्टली काम करना है।